मयंक जी, हाँ जी। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा आज, नासा करा है। अब आप थोड़ा सरिया बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, वो मुझे समझ आता है थोड़ा बहुत। नासा जैसे सवाल मत ही पूछिएगा, नहीं तो हम लोग फंस माइक जाएंगे पास। सर। क्या क्या? नासा जैसे सवाल पूछिएगा भी मत, नहीं तो हम लोग जवाब भी नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं सर, आई एम श्योर दे सकते हैं। आपका ग्रुप अभी 10,000 करोड़ का हो गया है। एंड आई थिंक आज हम डिस्कशन एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे करना चाहते हैं जो आई थिंक सब कोई रिलेट कर सकता है उस पर। जी। घरों की बात करते हैं। जब भी कहते हैं ह्यूमैनिटी इज नेक्स्ट फ्रंटियर, शहर कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं एक शहर में, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो शहर कैसा है और आपका घर कैसा है। मेरे को हमेशा से एक क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि लगता तो वही सीमेंट है, ईंट लगती है, लोहा लगता है, जमीन भी लगती है, घर इतने महंगे क्यों होते हैं? मुंबई तो खाली इतने महंगे। मतलब अभी आप देखिए, आया बजट में कि 1 लाख से कम वालों का टैक्स नहीं है, और आया कि उससे 90%, 95% प्लस इंडिया के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब इतने लोगों की सैलरी 1 लाख से कम है पर मंथ, लेकिन घर करोड़ों में है। मुंबई की, चलो मुंबई की तो बात ही मत करिए, बट इवन इन लाइक यू मस्ट बी अवेयर कि टीयर 2 टीयर 3 में भी लोग करोड़ों में बात होती है घरों की। सो कंपेयर टू योर सैलरी, इट्स लाइक सम 20 years 30 years ऑफ योर सैलरी, जो पहले ऐसा नहीं था। आई मीन इन आवर पेरेंट्स इट वॉज ऑलवेज एक्सपेंसिव, घर कभी सस्ते नहीं होते, बट वुड बी 5 7 8 years ऑफ योर सैलरी, नाउ इट्स सो मच मोर। तो घर इतने महंगे क्यों हैं? मतलब हमें ज्यादा घर बनाने चाहिए, या क्या हो क्या रहा है, या जमीन नहीं है तो बहुत बड़ा देश हमारा, मतलब जमीन की तो कमी नहीं है, शहरों की बात, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, ह्यूमैनिटी एज अ नेक्स्ट फ्रंटियर की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट जो आपका है, ये उसी में इट विल आंसर योर क्वेश्चन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी एज अ नेक्स्ट फ्रंटियर, तो कोई भी इन रिगार्ड टू इंफ्रा, तो आज इंफ्रा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, चाहे वो मकान हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे रोड हो, वो सब ह्यूमन नीड्स को ध्यान में रख के कवर किया जाता है। द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर is to provide convenience and ease in leading your life, right? Although हम देखेंगे कि despite so much of infra being created, आप जैसे घरों की बात कर रहे हैं, अगर ब्रिजेस की भी बात करें, किसी भी तरह के इंफ्रा की बात करें, तो ये कहना शायद ठीक होगा यहाँ कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी रैम्पेंट स्पीड से अभी चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो क्या हम लोगों की लाइफ में कोई कन्वीनियंस आई है? घर खरीदना उसका एक पार्ट है, लेकिन अगर बाकी एस्पेक्ट्स पे भी नज़र डालें तो आज इतने फ्लाईओवर्स और इतने ब्रिजेस बनने के बाद भी जिस तरह का ट्रैफिक और जिस तरह के कंजेशन है, जब तक ब्रिज बनता है और जब तक वो चालू होता है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील दैट ऑल्दो especially in India, a lot of infra and a lot of construction is being done, but is it really helping out the humanity in a very bigger canvas or on a bigger perspective? No. Having said that, how can it be resolved and what are the issues? तो आज अगर हम जब प्लानिंग करते हैं कोई भी इंफ्रा की, तो प्लानिंग स्टेज से लेके उसके कंस्ट्रक्ट होके डिलीवर होने का जो साइकिल पीरियड है, दैट इज़ वेरी हाई। जब तक वो कंस्ट्रक्ट होके डिलीवर होता है, तब तक उसका काफ़ी मल्टीफोल्ड टाइम ट्रैफिक ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इन एआई, इट हैज़ टू प्ले अ वेरी डायनेमिक रोल in the future ahead to bring down the time period of construction, to bring right from the planning stage, I would say. जब आप प्लान कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि क्या बनाना है, तो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा जो आजकल पास्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर एआई इनेबल्ड एनालिसिस होगी तो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव in terms of incorporating the growths and etc., so many aspects. Secondly, technology and AI can play a very big role in reducing your delivery periods, wherein one project of yours is through and you can start looking ahead. It can also reduce your cost to a great extent. तो जो मकानों की आप बात कर रहे थे, अगर आज टेक्नोलॉजी और एआई को ठीक से यूज़ किया जाए, सो अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी इश्यूज की
ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो, उसमें पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे, ये सब चीज़ों के साथ साथ इट कैन ऑल्सो मेक श्योर दैट देर आर नो वेस्टेजेस, there are no the cost of construction can be controlled. आज मैं फोर्सी करता हूँ कि फ्यूचर में प्रॉबेबली शायद ऐसा होगा कि आपने बोला कि हमें एक फ्लाईओवर बनाना है और इसका ट्रैफिक लोड ये रहेगा, और आपके पास 2 मिनट में शायद एक नक्शा अवेलेबल होगा जिस कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड द टेक्नोलॉजी वुड ओनली सुपरवाइज योर कंस्ट्रक्शन, राइट? So when you are that equipped, it would definitely be quicker and cost effective. So we need to make use of technology basically. We need to make use of the environment that we have. We need to understand the environment in terms of the requirements and construct accordingly. Gap time to time बढ़ता जा रहा है, हमारी population और हमारी demands और aspirations जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, घर खरीदना हो या कुछ भी, उस हिसाब से डिलीवरी नहीं हो रही है. सो द वन वे आउट इज द टेक्नोलॉजी, आई वुड से. इधर भी एआई आ रहा है. मैंने सोचा था ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऐसा रहेगा जहां पे एआई टच नहीं कर सकता, और आप कह रहे हो यहां भी अब मतलब रोबोट मकान बना रहे हैं. जहां भी मैन पावर इंटेंसिव इश्यूज हैं वहां टेक्नोलॉजी, आप अगर पुराने टाइम को उठा के देखें तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा से इवॉल्व होती रही है, और टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी ह्यूमन नीड्स के हिसाब से होती है, राइट? जो हमारी आपकी ज़रूरत होगी वही टेक्नोलॉजी को पूरा करना है. दैट इज द होल पर्पज ऑफ हैविंग अ टेक्नोलॉजी. एआई इज ऑल्सो नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यू एरा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बेनिफिट्स वी से आर गोइंग टू बी मच बिगर देन द अदर टेक्नोलॉजी दैट वी हैव सीन इन द पास्ट. वेदर वी टॉक अबाउट जब कंप्यूटर आया था तब से अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, और आज तक की जहां सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन और एप्स चल रहे हैं. सो एआई डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा है. इट्स नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन बट सीमेंट, स्टील, इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर से. आई हैव रिसेंटली, आई वुड लाइक टू मेंशन, आई हैड रिसेंटली अटेंडेड 2 days conclave event of a company in Singapore they have defined an AI enabled software for the manufacturing sector which is applicable all across the sectors: oil, steel, cement, everywhere, wherever it's manpower intensive industry. Now what AI is going to be doing there is that based on your past, and I mean the data, based on your past available information, it can predict what equipment or what requirements you are going to be having in future. So once you know all those things, it's definitely going to improve a lot in terms of your efficiency, in terms of your output, besides designing and planning. So construction being one of the industries which is highly labor intensive, and any industry per se which is highly man-hour intensive, any technology would definitely be on the doorstep of those industries in the first instance itself. कभी कभी होता है, वैसे आजकल इतना नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत बड़ी खबर बनती है. एंड आई नो यू आर नॉट इन दैट बिजनेस, बट जैसे कई बार फ्लाईओवर बनता है और 3 दिन में गिर जाता है, और मुझे लगता है इनका एक काम था कि भाई ये फ्लाईओवर बनाना है आपको, और मतलब इतने सालों से फ्लाईओवर बन रहे हैं, ऐसे कोई इतनी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है. नॉर्मली जब ऐसा होता है, फिल्मों की बात छोड़ दो कि ऐसे वो दिखाते हैं कोई साहूकार है, वो मिला रहा है, ऐसे कैसे हो जाता है? लाइक हाउ डू ब्रिजेस जस्ट फॉल लाइक आफ्टर 10 days of being construction? It's very damaging, money, people. See, somewhere it is negligence, of course. देखिए आज अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पास्ट में इंफ्रा के डैमेज होने की संभावनाएं थी या जितनी आप चर्चाएं सुनते थे, ऑफ लेट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट्स नॉट द केस टू दैट एक्सटेंट. सो समवेयर टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड दैट इशू, राइट? पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी. एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो उसको बुकिश नॉलेज है या जो उसने पढ़ा है, उस हिसाब से वो अपने कैलिबर से एक नक्शा बना रहा है, एक ड्राइंग प्रिपेयर कर रहा है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसको कहते हैं, और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है. एग्जीक्यूशन के स्टेज पे भी आपके पास ऐसे कोई कंट्रोलिंग टूल्स नहीं थे कि आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को कंट्रोल कर सको. न कैमरा, न सॉफ्टवेयर, न देयर सो मेनी थिंग्स, देयर 10 hundreds ऑफ थिंग्स इन दैट.
आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है हमें इस तरह की घटनाएं कम सुनने में आती हैं, बिकॉज नाउ you can probably draw the architectural map through a software and with very little inputs that you have to give in there. You can supervise the construction through apps and through lab equipments where you can test the concrete strength, you can test your steel, you can test your cement. So having said that, technology would always and forever and have always played a very big role in ensuring the sustainability of your construction. तो आने वाले टाइम में अगर हम लोग एआई या इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, जहां आने वाले टाइम में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू वुड हैव स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट इंफ्रा विच इज़ सस्टेनेबल, विच इज़ ग्रीन, विच इज़ इको फ्रेंडली, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाएंगी. बाकी कुछ और रीजन भी हैं जिसके आपको पता ही है, ब्रिजेस गिर जाते हैं, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा. क्या जैसे सच्ची में रेत मिला देते हैं सीमेंट में? इज इट एज सिंपल एज दैट कि रेत ज्यादा मिल गई? डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सीमेंट या स्टील से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तभी फेलियर्स होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ये संभावनाएं कम है कि आपकी ड्राइंग्स में एरर हो या आपके एग्जीक्यूशन में एरर हो. आज की टाइम में ड्राइंग्स तो जीरो हो चुका है एरर. सो इट कैन बी आइदर योर नेग्लिजेंस और योर मैनेजमेंट ऑन साइट, और इट इज समथिंग दैट यू हैव डन इट इंटेंशनली. तो अगर आप इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं तो उसके आपको पता ही है बहुत सारे कारण होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में. So let's not go there. नहीं, we don't have to go there. एक जमाने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, अभी स्काई स्क्रेपर्स चल रहे हैं आजकल, स्पेशली इन मुंबई. आगे क्या होगा? देखिए, जैसे एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, जो ह्यूमैनिटी की नीड्स हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हो. आज हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड क्विक डिलीवरी दे सकें. सो आने वाले फ्यूचर में देयर हैज टू बी अ होड ऑफ हाई एक्सप्रेसवेज, स्मार्ट सिटीज, इको फ्रेंडली हाउसेज, ease of basically anything which makes your life easier. That is less traffic, okay, ease of reaching anywhere, ease of your how you basically आपको lifestyle अपना बिताने के लिए जो भी ईज चाहिए वो पूरी तो इंफ्रा ही करेगा. आप यहां से अगर यहां बैठे भी हो तो आपके जूते के नीचे इंफ्रा है. If you have to go home from here, so whether you reach in 15 minutes or whether you reach in 1 hour is defined by infra, right? So infra, फ्यूचर में स्काई स्क्रेपर्स आ गए और फ्यूचर में लोग चांद पे जाके घर बनाने की बात कर रहे हैं. और अगर इंफ्रा की बात करूं तो अब जैसे आई रिसेंटली हैपन टू विजिट जापान, द काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जापान हैज, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हियर हैव बीन देयर, आप भी चेतन जी अगर गए हो, सो वहां पे सेकेंड्स के कैलकुलेशन में आपकी सबवेज चल रही है, सेकेंड्स के कैलकुलेशन में लोग ऑफिस जा रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग विच इज अ डिस्टेंट रियलिटी फॉर अस इन इंडिया. जबकि आज तो वहां कोई एआई का यूज तो हो नहीं रहा है, बट जस्ट विद द बेसिक टेक्नोलॉजी दे हैव बीन एबल टू डिफाइन एन इंफ्रा वेयर यू कैन हैव योर मिनट टू मिनट प्रोग्राम लेड आउट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द एंटायर डे विदाउट हैविंग टू बॉदर अबाउट व्हाट द ट्रैफिक इज गोइंग टू प्ले, द रोल द ट्रैफिक इज गोइंग टू प्ले ड्यूरिंग द डे, और सो मेनी अदर थिंग्स in your entire schedule. Yes. Yes. Is it very busy, the job of infrastructure, running an infrastructure company? It is, it is. We are primarily not on infra, but yeah, cement, steel. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी एक L&T चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी थी कि वो भी इंफ्रा में है. उन्होंने कहा कि 90 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए. क्या संडे को बैठ के क्या अपनी वाइफ की शक्ल देखनी है? नहीं, तो आप संडे को देखते हो अपनी वाइफ की शक्ल? उसका जवाब महिंद्रा जी ने दिया था कि मुझे अपनी बीवी से काफी प्यार है, एंड आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद हर, सो आई विल गो विद महिंद्रा जी. ओके ओके. वेल, आई मीन यार आपका भी अच्छा ही चल रहा है काम, ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, मुझे सर 90 घंटे न किसी से काम कराना है, ना मुझे खुद करना है. ओके. तो वो कराने के लिए करना पड़ता है पहले, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा. ओके. स्टील आपका काफी बड़ा है, एंड स्टील इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ the world. So many things are made of steel, buildings, ships, plane, everywhere it's used. लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री है, it goes through lot of cycles. Yes. And अभी उसका क्या फ्यूचर है? And especially like you see America, the new president there talks about tariffs a lot. It's almost his favorite word, and which includes tariffs on steel. How will it impact the steel industry, these tariffs, and do you worry about it? Do you think it's an opportunity?
See, tariffs are going to change, definitely going to change the global environment as and how, if there is any announcement on steel or steel-related raw materials, which is not the case as of now. But having said that, I would state that India की economy का जो situation है अभी, and with the way Indian economy is growing, India is not very majorly dependent on any other country in terms of how we write the growth story of our own nation. It may minorly affect you in terms of prices, in terms of a temporary turmoil where the global supplies may get disrupted for a time being due to certain tariffs being imposed or certain decisions being taken by other countries, especially America. But on a long-term perspective, India is broadly driven by their self-consumption, by their self-demand, by their own raw material which we have, and very minorly dependent on exports or imports per se. So India का future काफी strong है. We are a developing economy, growing at a good growth rate, and I don't see a problem there in a long term. Okay, that's good. Speaking of India's development, now the Prime Minister has also said 2047 Viksit Bharat, which means a developed India. तो 2047 में अगर एक विकसित भारत है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? लाइक व्हाट इज योर विजन फॉर इट? लाइक कैसा होता है विकसित? एक विकसित भारत की मेरी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि आप एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के बीच में रह रहे हैं विच इज स्मार्ट, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, विच has negligible or limited environmental impacts so that you can breathe fresh air, unlike what we see now in the cities, and where basically it has to add convenience to your life rather than inconvenience. Yeah. One of the things I've noticed, at least you make townships, is that we managed to make some good townships, good communities, good condos, like in societies in Bombay. अंदर से गेटेड हैं, 7-8 टावर हैं, बहुत फर्स्ट क्लास बने हैं, गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं. जैसे ही बाहर निकलोगे एक अलग ही दुनिया आ जाती है. एंड देन अगेन एक और थोड़ी देर में अच्छी सोसाइटी आती है. Whereas, and I'm not really comparing, but for example, a place like Dubai uses something called a master developer. Yes. कि उसमें एक डेवलपर होता है, वो पूरा उसको बड़ा एरिया दे जाता है और उसमें फिर इंडिविजुअल डेवलपर्स बिल्डिंग बनाते हैं. तो जो मास्टर डेवलपर है, वो जो आप बातें कर रहे हैं ट्रैफिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं आया. या आई डोंट नो, मे बी चंडीगढ़ हैड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट्स व्हाई दे से इट्स अ प्लान्ड सिटी. डू यू थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट? हाउ कैन वी हैव मोर ऑफ दैट? This is a very good question, and this is one of the very big problems in India कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और हम लोगों का जो माइंडसेट है वो शॉर्ट साइटेड है. हम लोग यहाँ पे स्टेज पे बात तो करते हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, लेकिन अगर जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम अगले 6 महीने और 1 साल और 2 साल के आगे सोचते नहीं हैं. सेम इज द प्रॉब्लम विद अस इन द सोसाइटी. आज की डेट में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की मास्टर प्लानिंग करे जो दुबई में हो रही है. चंडीगढ़ इज अ लाइव एग्जांपल. एक बार पूरे शहर को प्लान कर दिया तो दोबारा देखना नहीं पड़ा, एंड यू डोंट हैव सच इश्यूज देयर एज यू सेइंग. यहाँ पे होता क्या है कि देयर इज नो मास्टर प्लानिंग. उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है गवर्नमेंट की, जैसे जो टियर 1 सिटीज है वहाँ पे देयर इज नॉट इनफ स्पेस लेफ्ट एनी विच वेज फॉर यू टू हैव अ मास्टर प्लानिंग. बट I feel that government needs to take certain courageous decisions where they have a master plan in place, if not for the entire city, at least for a bigger section of the city. Because unless you don't have that, we will not be able to solve the problem that we are talking about. वो हमेशा कैंपस के बाहर निकलते ही आपको वही सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि जब तक एक वो बड़ी प्लानिंग के तहत कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उसका रिजल्ट यही आना है. नए शहर बन सकते हैं, पूरा नया ही शहर बन सकते हैं. अब नए शहर गवर्नमेंट ने बनाए, बट अगेन द मास्टर प्लानिंग नेवर रियली वर्कड आउट. नवी मुंबई, आई मीन न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, आई थिंक ऑल द टियर 1 और टियर 2 cities now have a रायपुर छोटा बड़ा is Noida, Gurgaon an example of a Noida, Greater Noida. So extensions of the cities are happening and they are comparatively planned better, but not the kind of a master plan that per se UAE, for I would not say Dubai, even Doha, even I mean anywhere in UAE, the way they have planned it's amazing, and there's something to learn from there. And
it requires government to act upon it. Is it just honestly. government, or is it all the developers also have to come, builders have to come together and? The master planning has to come from the government side, right? Because unless you don't have an area earmarked, कि से ये 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का एक एरिया Can you हमको explain to people what this master plan is and what is not happening now, and what, because this is being aired on TV, this may be heard by somebody. To, for somebody who's like, what exactly do you mean by what is missing? So basically according to me, what a master plan is for a new city or a bigger area is that you define a bigger area, say 10 kilometers, 20 kilometers or a 50-kilometer area, where you say we are going to have a planned construction or a planned city development here. So when you say that, you earmark portions which are going to be green, which will help you to deal with environmental issues. There would be certain areas which would be earmarked for medical facilities. There would be areas earmarked for school and colleges. There would be areas which will be earmarked for skyscrapers. There would be separate areas which would be earmarked for all your commercial activities, hotels, malls. So once you plan it that way, then it becomes very convenient to plan the infra around you to make sure that the demand that would be generated in terms of the traffic movement, in terms of the parking, in terms of the play areas that you need, in terms of the general open green areas that you would require for the community who's living there. So when you have a bigger perspective in place, you can have a bigger planning in place, which would ultimately result into a more conducive environment to live around. Right. This thing is very dear to you, humanity's next frontier. What, ये कहाँ से आया, and why, how is this helping your company do their work? See, ultimately we are all humans. अभी एक बाहर आपके ABP people, they were recording a small video for podcast. So he asked me a simple question कि आप जब business करने के लिए ऑफिस में बैठते हैं तो आप दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं? So मेरा ये कहना है कि बिना दिल से सोचे अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, whether it be personal or professional, then it is totally entirely useless. क्योंकि इंसानों को दिल दिया गया है तो उसका यूज करना चाहिए. आप बिजनेस में अगर सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो हो सकता है एंड ऑफ डे आप यू कैन अर्न आउट ऑफ इट, बट विल यू बी इमोशनली कनेक्टेड टू इट, और वुड यू बी रियली अटैच्ड टू इट? नो. So somewhere you have to be emotional about what you do. Somewhere you have to be humane in what you do. And if you don't have the perspective of humanity as the next frontier, or a humanity as something which is parallel to you, which is with you all the time, then that development or that growth has no meaning.